गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम वीडियो आप लोग के सामने बनाने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू क्लास 6, 7, 8, 9 एंड ऑल्सो 10th क्लास। ये एंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और एट द एंड हम 8th क्लास का पॉलीगन चैप्टर करेंगे। पॉलीगन चैप्टर करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेसिकली क्लास 8th का ही हमें आज वीडियो बनाना है, लेकिन उनके लिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आप इनको समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? बहुत इजी है, आपको पता ही होगा कि वैसे एंगल जिनका मेजरमेंट बिटवीन 0 to 90 हो, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, ये एक्यूट एंगल, और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is between 90 to 180 is called obtuse angle. Means obtuse angle 90 से ग्रेटर होना चाहिए, obtuse, और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। राइट एंगल आपको पता है कि इसका मेजर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ये राइट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट एंगल मतलब कोई सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बनते हैं, आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन से ही बना हुआ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्ट्रेट लाइन का ये एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि वैसा एंगल जिसका मेजर, देखो ये 180 डिग्री का हो गया, और इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब बिटवीन 180 एंड 360 क्या कहलाता है? वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मतलब रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180 से ग्रेटर होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है। एडजेसेंट एंगल की बात करें, एडजेसेंट एंगल क्या कहता है? टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड्स। दो एंगल वैसे जिसके कॉमन साइड हो। सपोज करो ये, सपोज कीजिए कि एक एंगल ये है, दूसरा ये है, एंगल 1 एंड एंगल 2। दोनों एंगल का कॉमन साइड हमारा क्या हो गया? ए बी सी डी अगर ले ले तो बी डी जो है हमारा कॉमन साइड है, इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है। और क्या कह रहा है कि एंड कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब इस एंगल के लिए वर्टेक्स क्या है? ये है, और इस एंगल के लिए वर्टेक्स क्या है? ये है। तो एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड एंड हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्लियर है? लास्ट है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहते हैं वैसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री का होता है। ये देखिए, ए बी सी डी, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं बिकॉज AC जो है कॉमन टू एंगल 2 है और AC जो है कॉमन टू एंगल 3 है। दोनों 2 और 3 के लिए कॉमन आर्म क्या हो गया? हमारे AC हो गया। और दोनों एंगल ACD और एंगल ACB का वर्टेक्स कॉमन क्या है? हमारा C है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए और इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाता है? लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ और हैं जैसे वर्टिकल या अपोजिट एंगल हैं या पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में हम बात करें, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, AB और BC CD दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए, इंटरसेक्ट एट O, तो यहाँ दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बनता है। एक एंगल 1 बना, ये एंगल 1, और एक एंगल 2 बना। फिर उसी तरह एक एंगल 3 बना और
उसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल 4 होगा। मतलब ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल बनता है उसे हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। मतलब पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। मतलब आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कब होता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, देन पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टिकल एंगल बनता है जिसे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, वो आपस में हमेशा इक्वल होता है। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं हम। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 2। 4 प्लस 2 क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। देखो COD स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन का RHS जो है वो 180 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है। तो LHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलता है। देखो इसका LHS क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू इसका LHS क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 2। तो देखो 4 कैंसिल हो गया, क्या प्रूफ हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो 1 इक्वल टू 2 हमने लिखा था, 1 इक्वल टू 2 है, हेंस प्रूफ। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो आता है वो है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, देखिए अगर सबसे पहले पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन दो लाइन ऐसे होते हैं जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे कि रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, वो कभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम होता है। हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। इसको हम लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel lines are always equal। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कहीं भी आप देखोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तभी तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और नहीं, अगर ज़्यादा कम होता है तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए इनके प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें। सबसे इसको अगर हम नेमिंग कर दें, सपोज करो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, इसको एंगल 3 हमने ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया, ये एंगल 5 ले लिया, इस एंगल को 6 ले लिया, इस एंगल को 7 ले लिया, इस एंगल को हम 8 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल ये कब होता है, व्हेन, नोट करके लिखोगे, व्हेन टू पैरेलल लाइन्स are intersected by a transversal
व्हेन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ये रूल है, जब तक ये रूल अप्लाई नहीं होगा तब तक ये कंडीशन हम नहीं कर सकते। ये जितने कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तभी होगा व्हेन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। यहाँ देखो पी क्यू एंड आर एस जो है वो पैरेलल लाइन है और टी एम जो है ट्रांसवर्सल है, जो इसको बी और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला रूल हमने क्या लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो है ही हमारा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करो L इज पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, सबसे पहले इंटीरियर क्या होता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल। अंदर में कितने एंगल है, देखो 1 2 और एक 3 और एक 4, 4 एंगल है। तो ऑल्टरनेट कह रहा है, ऑल्टरनेट मतलब दिस एंगल, ये 4 और ये 6, ये 3 और ये 5, 4 इक्वल टू हो जाएगा 6 के एंड 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 के। यहाँ भी देखो PQ इज पैरेलल टू RS, TM इज ट्रांसवर्सल, वो इंटरसेक्ट करता है B पॉइंट पर और A पॉइंट पर। तो इंटीरियर क्या हो गया इसके अंदर 5 6 4 3, और ऑल्टरनेट क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में एक राइट में, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्या हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा रूल जो है वो है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पहले नहीं बताया, बताना था मुझे। सप्लीमेंट्री एंगल वैसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री का होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, वैसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री का होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड। ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन कौन एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ट्रांसफर के सेम साइड ये क्या होगा, ये 4 एंड 5, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह उस फिगर में देखिए 3 + 6 एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये रूल क्या है हमारा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल जो ये है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 2 and 6 ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, corresponding वाला बोलते हैं, corresponding एंगल बोलते हैं। उसी तरह 3 और ये 7 ले लो, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, corresponding एंगल बनते हैं। सिमिलरली 1 and 5 ये corresponding एंगल बनते हैं। उसी तरह 4 and 8 ये corresponding एंगल बनते हैं। मतलब दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 + 2 = 6, दैट इज corresponding एंगल 2 = एंगल 6। दूसरा एंगल 3 = एंगल 7, एंगल 3 = एंगल 7। नेक्स्ट एंगल 1 = एंगल 5, एंगल 1 = एंगल 5। नेक्स्ट एंगल 4 = एंगल 8, एंगल 4 = एंगल 8। ये सारे corresponding एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कब, when two parallel lines are intersected by a transversal।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने भूल गया था उसको करते हैं हम। जो भूला हुआ पार्ट था हमारा वो था सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल, ये होता है सम ऑफ टू एंगल is 180 degree is called supplementary angle। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, उसको बोलते हैं सम ऑफ टू angles is 90 degree is called complementary angle। सपोज कीजिए कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि दो एंगल का सब 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। उनमें से एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो अदर एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा विच इज़ 60 डिग्री। उसी तरह अगर एक एंगल आपका दिया हुआ है 75 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल का सब 90 होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 इक्वल टू 15 डिग्री। 75 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 15 हो गया, 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। उसी तरह सप्लीमेंट अगर की बात करें कि एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा। तो सप्लीमेंट के बारे में हमें पता है कि दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। उनमें से एक एंगल 80 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 80 डिग्री तो ये कितना आएगा 100 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली अगर 100 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल तो दूसरा एंगल इसका कंप्लीट सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। समझ में आया। दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो कॉम्प्लीट सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे है जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि क्लास 7th 8th या 6th क्लास में प्रूविंग नहीं करना है, बस रूल को फॉलो करना है। इसलिए आपको मैं प्रूविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में ही बता चुका हूँ, वो अभी प्रूविंग नहीं बताने जा रहा है, बस रूल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला सम ऑफ all angles in a triangle is equal to कितना होता है 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, एंगल 3 ले लो, तो हमारा इस रूल से क्या हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रूल क्या होगा यही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपको क्लास 7th में 8th में और क्लास 6 में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड रूल जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखिए इधर ए बी सी ये ट्रायंगल है, ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, इसको एंगल 3 ले लो, और एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा सी डी को
ए बी सी को आगे बढ़ाया गया, ये एक्सटीरियर एंगल 4 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर रूल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to sum of interior, sum of opposite interior angle, means एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ये दोनों रूल को आप सही ढंग से याद कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा मीडियन ऑफ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी ट्रायंगल का, यहाँ देखिए फिगर को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। मीडियन जो होता है किसी 3 वर्टेक्स से, ट्रायंगल कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 वर्टेक्स इसको कहते हैं, जहाँ 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं वो वर्टेक्स कहलाते हैं। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो मैं मीडियन की बात कर रहा हूँ, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो लाइन आता है और वो लाइन अगर अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी, देन ए डी इज अ मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। उसी तरह बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड इसका क्या है, एसी है। एसी को 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है तो बीएम जो है वो मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। कब? पहला केस ये, दूसरा केस व्हेन एएम इज इक्वल टू एमसी, देन बीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, राइट। एंड थर्ड वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से अगर हम यहाँ लाते हैं, ये आर ले लो, सपोज करो आर पॉइंट, और ये इसके इक्वल है, ए आर इक्वल टू आर बी, देन आर सी इज ऑल्सो मीडियन। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, व्हेन ए आर इक्वल टू आर बी, जब बेस को 2 इक्वल, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट सामने जो साइड होता है उससे जो लाइन आती है वर्टेक्स से और सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो लाइन जो होता है वो मीडियन कहलाता है। तो ए आर इक्वल टू आर बी, देन हम क्या कह सकते हैं, आर सी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब किसी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं। और बच्चों याद रखो कि तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट का नाम अगर ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, CENTROID, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। तीनों मीडियन जहाँ आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो मीडियन आपको समझ में आ गया। किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो लाइन आती है और वो लाइन अपोजिट साइड को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वो लाइन जो है वो ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज करो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, पॉइंट ए बी एंड सी, 3 वर्टेक्स होते हैं।
तीनों वर्टिक्स से हम 3 एल्टीट्यूड बना सकते हैं, जैसे हमने मीडियन बनाया था। मीडियन में क्या था कि अगर वर्टिक्स से लाइन आती है अपोजिट साइड को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वो मीडियन कहलाता है। बट एल्टीट्यूड क्या है, जरूरी नहीं है, वो बाइसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट बेस पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है। सपोज करो दूसरा एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ABC लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो लाइन हमने डाला ये D, अब देखो ये बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कर रहा है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के टाइप का हो गया, इसलिए यहाँ दिख रहा है कि बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फिगर में दिख रहा है, लेकिन वैसा कंडीशन आपको दिया नहीं गया है और यहाँ देखो नहीं डिवाइड कर रहा है। तो एल्टीट्यूड क्या है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो लाइन जाती है अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BE is altitude of triangle because angle BEC equal to 90 degree और एंगल BEA equal to 90 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है, पहला केस। उसी तरह AD is altitude of triangle ABC because AD क्या करता है, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री बनाता है एंड एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तीसरा एल्टीट्यूड की बात करें वो है हमारा क्या, CR is altitude of triangle ABC because angle CRB equal to 90 degree and angle CRA is also 90 degree, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस समझ में आ गया। मीडियन क्या करता है, बेस को अपोजिट बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एल्टीट्यूड क्या करता है कि सामने वाले बेस पर परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि नोट मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल is always equal। इसको आप याद रखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड के इक्वल होता है, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रूल है कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्लास 7th का ही है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। कंडीशन क्या है उसको देखिए। सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is always greater than
द थर्ड साइड। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ABC, इसकी कंडीशन क्या है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मींस पहला केस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC होना चाहिए, दिस साइड प्लस दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड होना चाहिए, या BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB होना चाहिए। दूसरा BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB होना चाहिए, एंड थर्ड AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC होना चाहिए। AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आप अगर सही हो रहा है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सपोज कीजिए कि अगर ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, सेंटीमीटर या मीटर ले लो, मीटर ले लो, मीटर ले लो। अब हम रूल अप्लाई करके देख रहे हैं, AB प्लस BC 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 7। थर्ड साइड से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो ये पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। उसी तरह देखो 4 प्लस 5 9, 9 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो ये भी दूसरा कंडीशन अप्लाई हो गया। अब देखो 5 प्लस 3 8, 8 इज ग्रेटर देन 4, यस। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमारा करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो यहाँ 5 की जगह अगर 1 दे दिया, ये 1 दे दिया, तो आप कंडीशन अप्लाई करके देखिए। देखो AB प्लस BC कितने होंगे? देखो AB कितना है? 3 प्लस 4 ग्रेटर देन AC हो रहा है, दैट इज 1, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 1 हो गया हमारा। बट AB प्लस AC, देखो AB प्लस AC ये कितना आ रहा है? देखो 3 प्लस 1 विच इज 4। क्या AB प्लस AC 4 आया है वो BC से ग्रेटर है? नहीं है। तो AB प्लस AC इज नॉट ग्रेटर देन BC। तो लिखेंगे नो, इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, कांट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्म होने का कंडीशन यही है कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये क्लास 7 का लास्ट पॉइंट है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। उसको भी शॉर्ट में मैं आपको समझा ही दूँ। ये थ्योरम पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना दिया था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच क्या रिलेशन है उन्होंने बताया था, तो उन्हीं के नाम से पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस ट्रिपलेट का नाम आपने सुना होगा, वो कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहलाता है? मैं अभी बताया हूँ कि वैसे ट्रायंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, according to Pythagoras theorem क्या कहलाता है? the square of the longest sides is equal to the sum of the square of other two sides means राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, HYPOTINIOS, हाइपोटेनस। ये बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर।
ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एच लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम बी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में हम डी लिखते हैं। तो क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका नेमिंग हम करें तो हाइपोटेनस हमारे क्या है, एसी है, एसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एबी है, एबी स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, बीसी, बीसी स्क्वायर। उन्होंने यही थ्योरम दिया था और क्लास 7 में इसी से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस थ्योरम को आप गौर से ध्यान से आप देखिए। देखिए पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेकअप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। तो मेकअप को मेड अप कर दो, मेड अप a simple closed curve made up only line segment is called polygons। पॉलीगन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कनकेव पॉलीगन्स, दूसरा कन्वेक्स पॉलीगन्स। फर्स्ट होता है कनकेव पॉलीगन्स और सेकंड होता है कन्वेक्स पॉलीगन्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो गौर से आप देखिएगा। दो फिगर में बनाता हूँ, एक फिगर में बनाया यू ए बी सी डी ए, दूसरा फिगर बना रहा हूं मैं ये ए बी सी डी ई। देखो दोनों जो है वो पॉलीगन है, दोनों क्लोज्ड हैं, कर्व हैं और लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। पॉलीगन का क्या डेफिनेशन है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। तो देखो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सिंपल है, क्लोज है, कर्व है, ठीक है। तो ये हमारा है पॉलीगन। लेकिन पॉलीगन दो तरह के, कन्वेक्स पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन, ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ इन फिगर के जरिए। देखिए इस पहला फिगर का और ये सेकंड फिगर का, पहला फिगर में आप देखो इंटीरियर एंगल ये है, ये है, डी है, ये है। कोई भी इंटीरियर एंगल मोर देन 180 है नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री है। और इनमें देखो इंटीरियर एंगल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, पांचवा ये है। देखो ये भी लेस देन 180 है, बी भी 180 लेस देन है, सी भी 180 लेस देन है, डी भी 180 लेस देन है। बट एंगल ई जो है वो देखो रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने क्या पढ़ा था, द एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ एक एंगल क्या आ गया आपका, मोर देन 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ईच इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, फिर से आप देखिए। कनकेव में क्या होता है, ये कनकेव पॉलीगन में क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई ये जो है फिगर हमारे क्या है, वो कन्वेक्स पॉलीगन है। लेकिन ये जो है हमारा वो क्या है, कनकेव पॉलीगन है। कनकेव पॉलीगन में कोई भी एंगल, इंटीरियर एंगल अगर मोर देन 180 डिग्री हो जाता है, किसी भी एंगल का अगर मेजर मोर देन 180 डिग्री हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, कन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। चलिए अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन के बारे में मैं आपको बताऊं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। चलिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन, सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन्स
साइड, नेम ऑफ पॉलीगन, और यहाँ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर बता रहा हूँ। 3 साइडेड ट्राइंगल कहलाता है और उसका फिगर आपको पता है। 4 साइडेड जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और ये 4 साइडेड होता है। 5 साइडेड पेंटागन कहलाता है और 1 2 3 4 5 6 साइड वाले क्या कहते हैं, हेक्सागन कहलाता है और उसमें 6 साइड होते हैं। 7 साइड को हेप्टागन कहते हैं। 8 साइड को ऑक्टागन कहते हैं। 9 साइड को नोनागन कहते हैं और 10 साइड को डेकागन कहते हैं। और जितने नंबर ऑफ साइड है उतने नंबर ऑफ साइड का आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। रेगुलर पॉलीगन वैसे पॉलीगन होते हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। और इरेगुलर पॉलीगन में जरूरी नहीं है कि साइड्स इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि एंगल इक्वल हो, बट रेगुलर कंडीशन अगर आता है तो रेगुलर में सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब इनकी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊं। पॉलीगन में वो क्या होता है, नोट करके लिखिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन एनी रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। सपोज करो अगर हम पेंटागन बनाते हैं, कितने हैं साइड, 1 2 3 4 5। हमने क्या बताया, रेगुलर पेंटागन हो या हेक्सागन हो, रेगुलर अगर है तो सबके सारे एंगल इक्वल होंगे। और इनमें 5 एंगल है, इन पांचों का सम जो होगा उसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब ये कितना है, 5 साइड है, 1 2 3 C D E। साइड्स कितने हैं, इक्वल टू 5 है, मीन्स क्या है, ये पेंटागन है। तो n की जगह यहाँ हम 5 डाल दें, क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 - 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, 540 डिग्री होगा। सिंपल अगर हम ट्राइंगल की बात करें, वो तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड इसमें कितने हैं, साइड कितने हैं, 3 है। एंड की जगह अगर 3 हम डालते हैं तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है। अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। चलिए, दूसरा रूल है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ
exterior angle of any regular polygon इक्वल टू होता है 360 डिग्री। हम जैसे किसी भी रेगुलर पॉलीगन को, चाहे वो ट्रायंगल हो, इसका भी एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, इसका भी 360 डिग्री का होगा, चाहे वो पेंटागन हो, इसका भी आपका 360 डिग्री होगा, चाहे वो हेप्टागन हो, इसका भी एक्सटीरियर एंगल सम कितना होगा 360 डिग्री का होगा। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। डायगोनल होता क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के लेंथ को हम कहते हैं, BD हमारा डायगोनल हो गया, AC हमारा डायगोनल हो गया। अगर हम पेंटागन की बात करें, ये पेंटागन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब देखो इसका डायगोनल क्या होगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दो, अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिला दो। ठीक है, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। अब कोई बचा है, इससे इसको मिला दो। देखो कितने नंबर ऑफ डायगोनल हो गए, और क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 डायगोनल हो गए। तो डायरेक्टली हम नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 3/2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अब क्वाड्रिलेटरल अगर हम लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने हैं 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2, ये कैंसिल होकर क्या आ गया 2 आ गया। नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए 2 आ गए। अगर ये पेंटागन की बात करें, इसमें नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं 5 होते हैं, n की जगह हम 5 अगर डाल दें तो 5 इंटू 5 माइनस 2/2, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा (2), ये कैंसिल हो गया। इसमें डायगोनल कितने हो गए 5 हो गए। अब काउंट करो कितने डायगोनल है 1 2 3 4 5। हाँ, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें कितने हो गया हमारा n 5 था, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2, 5 माइनस 3 इज 2, 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या हो गया डायगोनल्स 5 आ गए। ठीक है, क्लास को हम फिनिश करते हैं। अभी क्लास 8 का आपका पॉलीगॉन इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।